आज का हमारा इक्वेशन है बेड थ्योरी या बीईटी थ्योरी और बीईटी इक्वेशन, उसकी डेरिवेशन। ठीक है। बेसिकली बीईटी थ्योरी एड्सॉर्प्शन की थ्योरी है जो गैस का एड्सॉर्प्शन बताती है सॉलिड सरफेस पे। ठीक है। इससे पहले हमने गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखा था और अब हम ये थ्योरी देखने जा रहे हैं जिसको बीईटी थ्योरी साइंटिस्ट के नाम से दिया गया, जो बर्नवर, एमेट और टेलर ने ये थ्योरी दी थी, जो इनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले इस थ्योरी के ऊपर एक लिटिल बिट डिस्कशन कर लेते हैं कि ये थ्योरी क्या है बेसिकली। सो लेट अस सी। ये थ्योरी सॉलिड सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं और उसके बाद जो मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर आधारित है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि एक सॉलिड सरफेस हमने नीचे बना रखा है और फर्स्ट लेयर जो मैंने रेड कलर से दिखाई है, ये फर्स्ट लेयर है गैस मॉलिक्यूल की जो इस पूरी लेयर पे बैठ रही है। और जो सेकंड लेयर है वो गैस मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट लेयर के ऊपर, मतलब जो सेकंड लेयर है गैस मॉलिक्यूल की, जो फर्स्ट लेयर थी वो उसके ऊपर बैठ रही है। और उसी तरीके से जो थर्ड लेयर है वो सेकंड लेयर के ऊपर बैठ रही है, और फोर्थ लेयर थर्ड लेयर के ऊपर बैठ रही है, और फिफ्थ लेयर फोर्थ के ऊपर बैठ रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे गैस का एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर्ड एड्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट लेयर ही गैस मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्ब हुए सरफेस पे पहली पहली बार और फर्स्ट लेयर की जो फॉर्मेशन करी, ये फर्स्ट लेयर ही सॉलिड के सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अगर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर को देखें तो वो फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर बैठी है, और सेकंड लेयर कंप्लीटली किसके ऊपर बैठी हुई है, फर्स्ट लेयर के। मतलब सॉलिड से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक। पहली ही लेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम सरफेस एरिया फॉर nth लेयर निकालते हैं तो वो नीचे वाली लेयर की वेकेंट जगहों पर निर्भर करता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर आपको दिख रही है, इसमें ये पूरी सरफेस पे बैठी है। अब इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, सेकंड गैस मॉलिक्यूल जो आएंगे सेकंड लेयर के लिए बैठने के लिए, वो वेकेंट जगहों पे बैठेंगे जो फर्स्ट लेयर पे उपस्थित होगी। ठीक है ना। तो टोटली वो डिपेंडेंट किस पे हो रही है, सरफेस एरिया पे। किसके, लेयर के। कौन सी लेयर की, फर्स्ट लेयर के। तो जो भी आपका गैस का लेयर फॉर्मेशन होगा वो वेकेंट स्पेस पे डिपेंड करेगा। नीचे वाली लेयर की कितनी वेकेंट स्पेस है, उतनी वेकेंट स्पेस पे जो ऊपर आने वाली लेयर है वो बैठेगी। मतलब फर्स्ट लेयर ने कितनी स्पेस दी है सेकंड लेयर को यहाँ बैठने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक टर्म लिखी है, सरफेस एरिया ऑफ nth लेयर is directly proportional to the fraction या vacancy on the n-1 layer। एक कम, तो एक कम कौन सी हुई, अगर ये फर्स्ट लेयर है ये सेकंड है, तो सेकंड हो गई आपकी nth लेयर। तो nth लेयर मतलब सेकंड लेयर का सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेकेंसी या फ्रैक्शन ऑफ लेयर जो उसके नीचे है उसके। ठीक है ना। तो मतलब जितनी वैकेंसी ज्यादा उतना सरफेस एरिया ज्यादा, अगर वैकेंसी कम तो सरफेस एरिया भी कम। ठीक। तो ये आपका सेकंड थ्योरी का एक सेकंड पॉइंट दिया गया। पहला मल्टी लेयर होना चाहिए, दूसरा सरफेस एरिया जो ऊपर वाली लेयर का होता है nth लेयर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन या वैकेंसीज पे जो फर्स्ट लेयर में होती है या एक नीचे लेयर पे होती है, या हम कह लें n-1 लेयर पे होती है। एंथैल्पी में जो भी चेंज होगा इस पूरे प्रोसेस में वो कांस्टेंट माना जाता है। मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है, और एड्सॉर्प्शन एट वन साइड डज नॉट इफेक्ट एड्सॉर्प्शन एट अनदर साइड। ये बात भी माना जाता है, अगर एड्सॉर्प्शन, अगर मान लीजिए ये सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस के एक साइड पे अगर एड्सॉर्प्शन कर रही है गैस और दूसरे साइड पे भी एड्सॉर्प्शन कर रही है गैस, ठीक है, तो इन दोनों साइड का, एक लेफ्ट साइड का मान लो एक राइट साइड का,
तो इन साइट का जिस भी जगह पे वो बैठ रही है जाके गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा इस बात से कि बगल वाली जो साइट है उसमें कोई दूसरा गैस मॉलिक्यूल बैठ रहा है, तो क्या इसका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होगा? तो इसमें प्रभावित नहीं होता। एक साइट पे, सॉलिड की एक साइट पे अगर कोई गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रही है, तो गैस मॉलिक्यूल जो सॉलिड के दूसरे साइड पे एब्जॉर्ब होगा, वो उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। और यह माना जाता है जो भी एड्सॉर्प्शन होगा गैस मॉलिक्यूल का सरफेस पे, वो यूनिफॉर्म होगा और उनका एक फिक्स साइट होगा, जिस फिक्स साइट पे ये एड्सॉर्ब होंगे। इसीलिए यूनिफॉर्म बोला जाता है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और लोकलाइज्ड साइट मतलब फिक्स साइड्स होते हैं इनके, ठीक है ना। और एक बात आपको और समझनी है, जो भी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना, सक्सेसिंग लेयर का, वो एक्चुअली एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन के बराबर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इन द सक्सेसिव लेयर या इन द सक्सीडिंग लेयर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लिक्विफिकेशन। इसका क्या मतलब है भाई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फर्स्ट लेयर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है सॉलिड सरफेस के, और पूरे इस सरफेस की सारी साइड्स पे ये फर्स्ट लेयर बैठी हुई है। अब जो भी सेकंड मॉलिक्यूल आएंगे वो इस फर्स्ट लेयर ऑफ गैस पे बैठेंगे, सॉलिड सरफेस पे नहीं बैठ पाएंगे। तो अल्टीमेटली सारे गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि आपस में क्लोज हो रहे हैं एक तरीके से। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज होते हैं, पास आते हैं, तो क्या होता है? लिक्विफिकेशन हो जाता है, इनका द्रवीकरण हो जाता है। तो एक तरीके से लिक्विफिकेशन भी हो रहा है इनका, हम कह सकते हैं। इसीलिए इनकी एनर्जी को, जो भी हीट एड्सॉर्ब होने पे, जो भी हीट गैस के एड्सॉर्ब होने पे निकलेगी या होगी, वह वैल्यू हीट ऑफ लिक्विफिकेशन के बराबर होगी, या हीट ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बराबर होगी। ये बात आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक। अल्टीमेटली जो भी वैल्यूज होंगी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन की, वो हमेशा हीट ऑफ लिक्विफिकेशन के बराबर आती है, और जो भी चेंज आएगा हीट में या एंथैल्पी में, वो कांस्टेंट होगा। ठीक। और यहाँ पे मैंने अभी डेरिवेशन नहीं बताई है, ये तो पार्ट थ्योरी की थी जो मैंने बता दिया। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इक्वेशन मेंशन करी है। अगर आप देख सकते हो, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कहलाती है बेट इक्वेशन। क्या कहलाती है? बेट इक्वेशन कहलाती है। इसको मैं ऐसे ब्लू लाइन से ब्रैकेट में दिखा देती हूँ, जो आप समझ जाओगे कि ये क्या है आपका बीईटी, एक्चुअली बीईटी इक्वेशन। तो इसमें आप देख सकते हो P अपॉन V टोटल P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 1 अपॉन V मोनो इंटू C प्लस C माइनस 1 अपॉन V मोनो इंटू C। फिर ये मल्टीप्लाइड है किससे? P अपॉन P नॉट से। इस इक्वेशन को बेट इक्वेशन कहते हैं या बीईटी इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन का अब हमें डेरिवेशन देखना है जो इस थ्योरी को प्रूफ करता है। ठीक है। अब इन टर्म्स को जरा क्लियर कर लेते हैं। P मतलब होता है प्रेशर, ठीक। PO मतलब है, या P नॉट जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर गैस या गैस मॉलिक्यूल। P आपका टोटल प्रेशर पे बेस्ड होगा। V टोटल का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एट प्रेशर P। कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है प्रेशर P पर। V मोनो का मतलब हो गया V मोनो लेयर। भाई ये फर्स्ट लेयर क्या कहलाएगी? मोनो लेयर कहलाएगी, है ना। इसीलिए यहाँ पे V मोनो का मतलब हो गया वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड व्हेन सरफेस इज कवर्ड विथ मोनो लेयर। जब भी मोनो लेयर से कवर्ड होगी, जितनी वॉल्यूम ऑफ गैस कवर्ड होगी वो उसको हम V मोनो बोलेंगे। ठीक है। C आपका यहाँ जो भी C की वैल्यू है आप देख सकते हो, ये सब कांस्टेंट है, और ये एनर्जी में चेंज अपॉन RT के बराबर होती है फॉर एनी गैस। ठीक है। तो गैस का एक कांस्टेंट का वैल्यू है। और अगर इस इक्वेशन को ग्राफ खींचे, आप देख सकते हो ये इक्वेशन किसके बराबर आ रहा है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर है। अब हम y प्लस mx सी देखें तो देखो आप यहाँ पे दिख रहा है P अपॉन PV
P नॉट माइनस P, ये आपका हो गया y, जिसको मैंने यहाँ y एक्सिस पे बना दिया है, ठीक। और P अपॉन P नॉट क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई आपकी x, ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी y। तो ये y इज इक्वल टू क्या है, mx प्लस c। तो ये सेंटर्ड वैल्यू ये क्या होगी, ये m होगी, और ये आपका इंटरसेप्ट होगा, ये आपका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक। अब इसी रेड लाइन में, रेड कलर में मैंने वही वेट इक्वेशन ऊपर लिख दी है जो मैंने आगे लिखी हुई है, ये समझाने के लिए कि हम इसके डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इसको। तो एक एक करके हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस को समझेंगे, और प्रोसेस के बेस पे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या वैल्यू आती है हर लेयर के लिए, और ये वैल्यूज किसके इक्विवेलेंट है ये देखेंगे, ठीक है। अब पहली चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, अगर आप देखो ध्यान से, मैं एक बार हाइलाइटर ऑन कर देती हूँ, सॉरी मतलब लेजर पॉइंटर। ए का मतलब हो गया गैस मॉलिक्यूल, और एस का मतलब हो गया सॉलिड का सरफेस जो खाली है, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल जब सॉलिड पे एड्सॉर्ब होगी तो कौन सी लेयर बनाएगी, एएस लेयर बनाएगी, इसको बोलेंगे फर्स्ट लेयर, और ये कब होगा, इक्विलिब्रियम पे। तो एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, नीचे सॉलिड सरफेस बनाया हुआ है और एक फर्स्ट लेयर मैंने बनाई हुई है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इस फर्स्ट लेयर के लिए है, राइट, कि ए गैस मॉलिक्यूल्स आकर के सॉलिड के वेकेंट सरफेस पे बैठ रहे हैं और कॉम्बिनेशन करके फर्स्ट लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज एएस। इस पूरे प्रोसेस के लिए कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की कोई वैल्यू होगी, एंड दैट वैल्यू इज गिवन बाय θ1 अपॉन θv डॉट p, ठीक है। इस इक्वेशन से देते हैं भाई, θ1 क्या हो गया, θ1 हो गया सरफेस फ्रैक्शन ऑफ मोनोलेयर, भाई जो मोनोलेयर बन गई, यहाँ प्रोडक्ट है ना, ये मोनोलेयर की प्रोडक्ट है, फर्स्ट लेयर इज व्हाट, मोनोलेयर। तो θ1 आपका क्या हो गया, सरफेस फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिखते हैं, सरफेस फ्रैक्शन। भाई के की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। भाई यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को तो नहीं लिख सकते, बस बेसिकली वी आर राइटिंग अबाउट द सरफेस फ्रैक्शन। तो सरफेस फ्रैक्शन जहां पे मोनोलेयर बनी है वो θ1 है, अपॉन फिर क्या आ जाएगा, गैस के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं P कंसंट्रेशन को बताने के लिए, और सरफेस जो खाली थे तो डेल थीटा V लिखा है मैंने, वेकेंट है ना। तो थीटा V क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ वेकेंट साइट। समझ में आ गया भाई। जनरली अपन K1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना भाई, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का सॉलिड पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है और सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको बताने के लिए हम फ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग कितना कंसंट्रेशन में, कितने फ्रैक्शन में गैस एब्जॉर्ब हुई है। तो यहाँ वाले के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, θ1, और रिएक्टेंट क्या है, 2 है। गैस के लिए हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करते हैं, और सॉलिड के लिए वेकेंट फ्रैक्शन कितने बचे हैं तो इनटू डेल्टा वी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे आ गई। चलो मैं ऊपर वाली डिलीट कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो आपको समझ में आ गई ये बात कि हमारा रेट कांस्टेंट फर्स्ट लेयर के लिए निकल गया। अब अपन देखते हैं हमारी सेकेंड लेयर के लिए। तो अब ये फर्स्ट लेयर बन गई। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर ही बैठेगी, सॉलिड के साथ तो बैठेगी ही नहीं। तो ऑब्वियसली हम मोनो लेयर की वैल्यू को लेंगे। तो हम देख सकते हैं गैस का ए मॉलिक्यूल या एटम जो भी है एएस पे बैठ रहा है, और क्या बना रहा है, AS2। तो K2 की वैल्यू क्या हो गई, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे डेल्टा 2 आ जाएगा, तो या θ2 आ जाएगा, तो θ2 अपॉन θ1 डॉट P। सेम वे थर्ड लेयर के लिए क्या होगा, अब थर्ड लेयर किस पे बैठेगी, सेकंड लेयर पे बैठेगी। तो फर्स्ट लेयर AS थी, सेकंड लेयर क्या थी, A2S थी, तो थर्ड लेयर क्या होगी, A3S होगी। तो आप देख सकते हो थर्ड इक्वेशन में कि ए के गैस मॉलिक्यूल्स सेकेंड लेयर पे बैठ रहे हैं और थर्ड लेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, A3S। ठीक, तो इसके लिए के कांस्टेंट की रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, θ3 अपॉन θ2 डॉट P।
तो हमारे पास इक्वेशन ए आ गया, इक्वेशन बी आ गया सेकेंड लेयर के लिए, और इक्वेशन 3 आ गया थर्ड लेयर के लिए। तो इसी तरीके से फोर्थ लेयर बनेगी, फिफ्थ लेयर बनेगी, सिक्स्थ लेयर बनेगी, मतलब एन टाइम्स बन सकती है ना। और हमेशा आगे आने वाली लेयर पीछे आने वाली नीचे वाली लेयर के ऊपर ही बन रही है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख रही हूँ तो यहाँ 3 लिख रही हूँ। तो अगर मैं n टाइम्स देखती हूँ तो अगर मैं 2 की जगह n लिखूं, सॉरी 2 की जगह n नहीं, मतलब n-1 लिखूं, तो आने वाली लेयर क्या होगी, n होगी, है ना, एक हमेशा ज्यादा होगी। तो इसलिए ये n-1 हो गया और ये n हो गया। तो kn की वैल्यू क्या, k की वैल्यू क्या हो जाएगी n टाइम्स में, kn इज इक्वल टू थीटा n अपॉन थीटा n-1 इंटू p। समझ में आ गया? अब ये इस तरीके से हमें सबके रेट कांस्टेंट मिल गए, हर लेयर के रेट कांस्टेंट मिल गए, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि अब इन सारी केस की वैल्यू क्या इक्वल है, क्या ये सारी के की रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू इक्वल है? यू कैन सी हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 विच इज इक्वल टू kn। अल्टीमेटली हम इन सबको k बोल सकते हैं, पर क्यों इक्वल है? उसकी वजह ये है, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट लेयर ही सॉलिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बाकी सारी लेयर गैस आपस में, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर आपस में एक दूसरे के क्लोज है और फर्स्ट लेयर के ऊपर है, न कि सॉलिड सरफेस पे है। तो एक तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, और जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो लिक्विफिकेशन हो जाता है। अल्टीमेटली ये सारे कहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विफिकेशन के प्रोसेस में होंगे। तो इनके लिए के मान क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, के की वैल्यू सेम हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि k1 is equal to k2 is equal to k3 which ultimately equal to kn and ultimately it is called as k। हम इसको k बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन थी जो हमने निकाली यहाँ पे k की, n is equal to थीटा n अपॉन थीटा n-1 इंटू p। तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है कि जो भी रेट कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, ठीक है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है k इज इक्वल टू 1/T0, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें हर फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी। रेट कांस्टेंट निकालने का मतलब यही था कि हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। एंड लेट अस सी, k1 इज इक्वल टू θ1/θv डॉट p। ये मैंने लिखा है, कौन सा इक्वेशन है मेरा, पहला इक्वेशन है, राइट। तो नाउ θ1/θv डॉट p, अगर मैं θ1 की वैल्यू लिखी तो क्या हो जाएगा, θv डॉट p डॉट k1 हो जाएगा। यहाँ पे मैं k1 लिख सकती हूँ, तो लेट मी राइट k1 ओवर हियर। हालांकि सारे k बराबर है, लेकिन फिलहाल अपन लोग क्या इसको मेंशन कर रहे हैं तो अपन लिख सकते हैं फॉर अवर कन्वीनियंस। बट इफ यू वांट टू मेंशन इट एज k1 is equal to k2 is equal to k3 and ultimately they all are equal to k, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए अगर आपको इसको k लिखना है तो, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दैट ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी वैल्यूज क्या है, k ही है, ठीक। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। उसी तरीके से इक्वेशन बी जो हमारा था, ये इक्वेशन था k2 सेकेंड लेयर के लिए, θ2/θ1 डॉट p। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया है। उसी तरीके से मैंने थर्ड इक्वेशन को भी लिख लिया है, k3 इज इक्वल टू θ3/θ2 डॉट p, यहाँ पे भी लिख लिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ से मैं सेकेंड लेयर के लिए फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लूंगी। θ2 क्या था मेरा, सरफेस फ्रैक्शन, मोनोलेयर θ1 था, तो θ1 मोनोलेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर आ रही है वो उसका सरफेस फ्रैक्शन है। तो सेकंड लेयर का सरफेस फ्रैक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, θ1 पे डिपेंडेंट है, राइट। तो इसलिए θ2 इज इक्वल टू θ1 डॉट k डॉट p। क्योंकि देखो यहाँ पे k2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k2 के साथ ये वैल्यू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो θ2 निकल आएगा। उसी तरीके से थर्ड लेयर के लिए भी θ3 की वैल्यू निकल आएगी। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, और इन दोनों इक्वेशन को सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर को कंपेयर करें तो थर्ड लेयर के लिए इक्वेशन क्या बनी, θ3 इज इक्वल टू θ2 डॉट kp डॉट kp, और θ2 की वैल्यू क्या है, θ1 डॉट kp। तो मैंने इसमें डाल दिया, मतलब मैंने सेकेंड इक्वेशन में θ2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दी। तो θ3 इज इक्वल टू θ1 डॉट
Kp 2 टाइम्स था तो Kp स्क्वायर हो गया। तो ये इक्वेशन निकली हमारी इक्वेशन 4, जो ये दिखाती है कि अल्टीमेटली जो भी गैस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे सेकंड लेयर का हो चाहे थर्ड लेयर का हो, उसकी टोटल डिपेंडेंसी इस पे निर्भर करती है कि फर्स्ट लेयर या मोनोलेयर जो फॉर्म हुई सॉलिड के साथ डायरेक्ट, वो किस तरीके से फॉर्म हुई है या कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ लेट अस सी केपी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं केपी को, एक्स। भाई ये इक्वेशन मैंने यहीं से उठाई है, इसको मैंने आगे लिख दिया है। ठीक, अगर इस इक्वेशन में मान लो आई टाइम्स लेयर बन रही है, ठीक है, तो मैं थीटा आई लिख सकती हूँ, और थीटा 1 तो रहेगा ही मोनोलेयर के लिए, और केपी और 2 की जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर की जगह आई माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, और अब ये चीज भी हमें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी लेयर है सरफेस के ऊपर, जितनी भी लेयर फॉर्म हो रही है, ठीक है ना, एक तो इनकी के की वैल्यू समान है, इनका सॉलिड का सरफेस एक ही है, चाहे वो जितनी भी लेयर बन रही हो, चाहे वो गैस के ऊपर डायरेक्ट बैठ रही हो, सरफेस तो सॉलिड का एक ही है ना, जिसके ऊपर ये सब हो रहा है। ठीक, सॉलिड का सरफेस सब में एक ही है, तो सबके अगर फ्रैक्शन को जोड़ा जाए तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए हमारा इक्वेशन एक बनता है। तो 1 इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू, अब पहला इक्वेशन था हमारा थीटा वी, ठीक, फिर आपका ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ये सारे आपस में क्या होंगे, समअप होंगे, और समअप होके समेशन का साइन आएगा, आई टाइम समेशन होगा। 1 इज इक्वल टू थीटा वी पहली लेयर के हिसाब से प्लस समेशन थीटा आई, आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरे सॉलिड का जो समेशन है वो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, इन टोटल 1 के बराबर होगी। ठीक है, नाउ समेशन में हम थीटा 1 की वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हमें पता है इस थीटा 1 की वैल्यू क्या है, फिफ्थ इक्वेशन में देखो, थीटा 1 की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में लिखी हुई है, इसको उठा करके कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट थीटा 1 की वैल्यू आपको इस थीटा 1 की जगह पे फिफ्थ इक्वेशन को लिख देना है। ठीक है, मतलब इस थीटा 1 में फिफ्थ इक्वेशन को लिख देना है, आप लिख दीजिए। ठीक, आपने जैसे ही लिख दिया, ये देखो आपका इक्वेशन बन के आ गया। ठीक, अब आपका जो इक्वेशन आया है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स लगाओ। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैथ्स डाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं अपन, केपी है आपका, ठीक है, केपी को मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले बोला था, केपी को हम क्या मान रहे हैं, मान लो एक्स मान रहे हैं। तो मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, x raised to the power I minus 1 is equal to 1 plus x square plus x3, मतलब x square plus x cube dash dash dash, और ये वैल्यू एंड तक जाती है जितनी भी लेयर होंगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो मैंने कुछ नहीं करना है, इस केपी की जगह x ले लेना है, और x i माइनस 1 को मेरे को इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 1 माइनस एक्स के। तो अल्टीमेटली जब मैं इस पूरे को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगी, तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा नॉट 1 से, मतलब थीटा 1 से, और डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस एक्स से। अब मैं इस एक्स की जगह क्या लिख दी, उठा के केपी लिख दी, जो मैंने पहले ही कहा था, मैंने केपी को क्या माना है, एक्स। तो हमारा इक्वेशन 6 निकल आया, 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस केपी। अब इस सिक्स्थ इक्वेशन में ये आगे जो मैंने लिखी है ना, यहीं पे वापस लिख दिए पीछे मैंने। अब इस सिक्स्थ इक्वेशन को जब आप ओपन अप करते हो, कॉमन टर्म्स कट जाएंगी, और थीटा वी इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन केपी निकल आता है, थीटा वी इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन केपी निकल आता है। ठीक, अब ये इक्वेशन वही है जो हमारे पास पहले था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस के को सी कांस्टेंट में बदलना है। किस में बदलना है मुझे, सी कांस्टेंट में। मुझे अपने और एक कांस्टेंट लगाना है, नया कांस्टेंट लाना है, के को हटा के एक नए कांस्टेंट का यूज करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें ये जो k1 अपॉन, ये जो अपना वैल्यू था ना थीटा 1 अपॉन k1 p, इसको मैं k से डिवाइड कर दूंगी और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, तो इक्वेशन चेंज तो होगा नहीं। तो ये दोनों क्या होगा, k1 अपॉन, ये जो आपका है k1 अपॉन k,
ठीक है ना, ये सी मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, सी, और बाकी मैंने के लिखा ही हुआ है और पी मैंने लिखा ही हुआ है। तो मेरा इक्वेशन क्या हो गया, थीटा वी इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन सी डॉट के पी हो गया। ठीक है, सो जस्ट टू गेट दिस, टू ऐड दिस कांस्टेंट सी मैंने ये किया है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं किसकी, बेट इक्वेशन की, और उसमें सी यूज हुआ है, ठीक, कांस्टेंट है वो। तो उसके लिए हमें इस सी कांस्टेंट को लाने के लिए ये करना पड़ेगा मैथमेटिकली कि हम k1 p से k को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर k1 अपॉन k के रेशियो को हम c मानेंगे और p और k को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन क्या हो गया, थीटा वी इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन सी डॉट केपी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसी पीछे वाले इक्वेशन को। अब केपी को मैंने आपसे क्या कहा था, क्या मानते हो, एक्स मानते हो, वेरी गुड। तो ये थीटा 1 अपॉन सी इंटू एक्स यहाँ हो गया। ठीक, दैट्स डन। अब हम वापस पीछे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार मेरे वीडियो को बैक करके चेक करना, क्योंकि कुछ कुछ इक्वेशन पीछे लिखी हुई है, सारी को बार बार मैं आगे नहीं लिख सकती। तो फिर भी मैं वर्बली आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारा जो इक्वेशन बना है, ठीक, अब मुझे यहाँ फोकस करना है कि अब मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, थीटा वी, राइट, और उसको मैंने सी के टर्म्स में लिख दिया है। अब वापस अगर हम जाते हैं तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, वापस आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ। ठीक है, ये देखो, 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस थीटा 1 अपॉन के पी, सिक्स्थ इक्वेशन दिख रहा है तुमको, जिसको x माना है, तो अपन x भी लेके कर सकते हैं या kp लिख के भी कर सकते हैं। तो इस सिक्स्थ इक्वेशन को उठा लो या फिफ्थ इक्वेशन, ये ऊपर वाले इक्वेशन को, इसको उठा लो या इसको उठा लो। ठीक, अब इसको हम ले आए, तो यहीं पे लाए हुए हैं, फिर से दिखा देती हूँ, 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, ब्लैक में लिखा है मैंने। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ ले आई, अब मैंने क्या करना है, ये देखो, ठीक, 1 इज इक्वल टू थीटा वी की जगह थीटा वी की वैल्यू लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप थीटा वी की वैल्यू लिख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो थीटा वी की वैल्यू अपन ने लिख दी, तो थीटा 1 अपॉन सी डॉट केपी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो थीटा 1 अपॉन सी एक्स हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया। क्यों भाई, यहाँ पे देख लो ना, थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है, इसी को, इसको तो रहने देना ही है, और थीटा वी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ जाता है। अगर थोड़ी भी इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, तुम लोगों को इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे, है ना, जो इक्वेशन 6 थी हमारी फ्रैक्शन वाली, उसको मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस, मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आप बाद में कंफ्यूज ना हो, थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इक्वेशन थी सिक्स्थ इक्वेशन, जिसको एक्स को केपी माना हुआ था। इस इक्वेशन को मेरे को लेना है, मैं फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को लेने को बोल रही थी, यही वाली इक्वेशन लेना है, और थीटा वी की वैल्यू मैंने यहाँ पे ये निकाली हुई है। तो मेरे को क्या करना है, थीटा वी की जगह क्या लिख देना है, थीटा 1 अपॉन सी एक्स। भाई थीटा 1 अपॉन सी एक्स अगर मैं लिखती हूँ इसमें, थीटा 1 अपॉन सी एक्स, फिर ये हो जाएगा थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब आप देख सकते हो कि थीटा 1 इसमें कॉमन है, तो भाई थीटा 1 बाहर चला गया, 1 अपॉन सी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया ना वही इक्वेशन ये, और ये बराबर 1 के है। समझ में आया? अब मैं इसको यहाँ से डिलीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख चुकी हूँ, ये समझाने के लिए लिखी हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो ही गया, आपकी पिक्चर आई गई होगी। ठीक है, अब नाउ लेट अस सी, इस पूरे इक्वेशन का फिर से मैथ्स लगा दो थोड़ी सी, एलसीएम क्या निकालोगे इसका, एलसीएम। चलो एलसीएम निकालते हैं, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल इज दैट, इसको दोनों को एलसीएम निकालोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, एलसीएम निकालना सीख जाओ, क्लास 10th में क्लास 9th में पढ़े हुए हो, एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो मुझे कांटेक्ट करना, बता दूंगी। ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू सी एक्स, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, 1 प्लस सी माइनस 1 एक्स, 8th इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब ये जो हमारी बेस इक्वेशन आई है ना, बस
सारा काम इस बेस इक्वेशन पे है, याद रखना। इसी को हम बीईटी इक्वेशन में कन्वर्ट करने वाले। चलो कैसे? थीटा वन क्या था? फ्रैक्शन फर्स्ट लेयर, फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल का जो लेयर है उसको हमने थीटा वन बोला हुआ है। वेरी गुड। सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज एक्स। एक्स केपी है, मैंने बता रखा है, ठीक। नाउ लेट अस सी, अगर हम ये माने कि कोई लेयर पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो अगर एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस पे गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, सरफेस पे सॉलिड के, तो टोटल नंबर ऑफ गैस जितनी एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास के हिसाब से एड्सॉर्बेंट पे, भाई सरफेस क्या हो गया, सॉलिड सरफेस क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट हो गया। जो बैठ रहा है वो क्या हो गया, एड्सॉर्बेट हो गया। ठीक है ना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो कितने टोटल गैस मॉलिक्यूल बैठे हैं सॉलिड सरफेस पे, उसको हमने n मान लिया। CS हमने क्या मान लिया, S सफिक्स में है, मल्टीप्लाइड नहीं है, एग्जाम में गलती मत कर देना, ठीक है। ये S नीचे है, CS में C हो गया टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइट पर यूनिट मास। भैया आपका सरफेस के जो साइड्स हैं जहां पे गैस मॉलिक्यूल आके बैठ रही हैं, इन छोटे छोटे साइड्स को हमने क्या मान लिया, CS। तो टोटल जितने होंगे वो क्या कहलाएंगे, CS कहलाएंगे। CS थीटा वन क्या हो गया भाई, जब CS साइड्स हैं और CS थीटा वन का मतलब ये हो गया ऐसे साइड्स जिन्होंने फर्स्ट लेयर वाले या फर्स्ट मॉलिक्यूल को लिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल को लिया हुआ है। और CS थीटा टू क्या हो गया, जिन्होंने सेकंड मॉलिक्यूल को लिया हुआ है। बस अब हमारे पास ये पता चल गया, अगर हम CS थीटा वन और CS थीटा टू हर मॉलिक्यूल के साइड्स जो मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराया हुआ है उनको हम जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, SN निकल आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब निकल आएंगे, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, N इज इक्वल टू CS और इन सब का समेशन कर दिया है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड लेयर का, ठीक है। तो इन सबको जोड़ दिया आपने, समेशन की वैल्यू लिख दीजिए। अब आप देख सकते हो समेशन की वैल्यू यहाँ पर पे मेंशन्ड है। आप देखो ये रहा आंसर आ गया, ये लिखा चुके हैं समेशन का। भाई इसको समेशन कराओगे I टाइम्स तो क्या होगा, I टाइम्स थीटा लेयर की फॉर्मेशन I टाइम्स, ठीक है ना, इसके बराबर होगा, ये थीटा है। अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा आई की वैल्यू शुरू में निकाली हुई है बहुत पहले, ठीक है, देख लेना, ये समेशन की वैल्यू से पहले हमने निकाली हुई ये रही फिफ्थ इक्वेशन, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा वन केपी आई माइनस वन, फिफ्थ इक्वेशन है ना। बस कुछ नहीं करना, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस जो शुरू वाली फिफ्थ इक्वेशन थी इसको इस इक्वेशन में डाल दो बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपने इसमें डाल देना है ये वैल्यू, ठीक है। और आप जैसे ही डालोगे इस वैल्यू को थीटा आई को, तो थीटा वन बाहर निकल गया और आई यहाँ आप देख सकते हो आई एज इट इज है, और आपका क्या था केपी आई माइनस वन, जिसको आपने क्या माना है एक्स, तो केपी की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्स लिख दिया, आई माइनस वन आ गया, सिंपल। थीटा वन को रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट थीटा वन फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। तो CS थीटा वन और इनका जब तुम इसका वो करोगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में समेशन करोगे, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1 + 2x + 3x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे अपन d अपॉन dx से। तो जब डिफरेंशियल करते हैं तो हमारा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वैल्यू आता है आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/1 - x के। तो इस पूरे का डिफरेंशियल जब आप करते हैं तो 1/1 - x स्क्वायर आ जाता है, ठीक। तो क्यों करा अपन ने ये, क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू लिखनी है ना। तो आपका ये 1/1 - x स्क्वायर जो आपका आया है, ये एक्चुअली किसका आया है, ये जो आगे वैल्यू थी इसके लिए आया है, इसकी वैल्यू निकली है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड ही है ना, तो इसीलिए अपन यहाँ पे CS थीटा वन अपॉन, डिवाइड हो गया है यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से ये डिवाइड हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख देती हूँ देखो, N इज इक्वल टू CS थीटा आई
सॉरी 1 अपॉन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। तो बस इसके नीचे डिवाइड हो गया ना, एक्स स्क्वायर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, इसको मिटा देती हूँ, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। और अब चाहो तो इसको यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे भी आप ये जो वैल्यू है ना, इसकी मैंने इसकी वैल्यू बताई है ये, ठीक है। तो बाकी सी एस थीटा 1 तो लिखा ही हुआ है ना, वो जगह जाएगी नहीं। तो ये सी एस थीटा 1 ही था, ये भी सी एस थीटा 1 ही था। तो ये एक्चुअली n के बराबर है, ठीक है। तो n बराबर सी एस थीटा 1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो n की वैल्यू आपकी ये आ जाती है। नाउ इफ द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय मोनोलेयर, अगर मान लो सारा सरफेस मोनोलेयर से कवर्ड है, क्योंकि सीएस क्या दिखा रहा है, वो सरफेस साइड्स को बता रहा है। फर्स्ट जो सॉलिड का सरफेस है उसकी साइड्स को बता रहा है, इन साइड्स पे गैस आके बैठेंगी। तो एक तरीके से ये क्या है, एक एंटायर सरफेस है जिसपे गैस एब्जॉर्ब हो रही है या मोनोलेयर फॉर्म हो रही है। तो हम इसको एनएम का नाम भी दे सकते हैं, मतलब सी एस बराबर क्या हो गया, एनएम। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय मोनोलेयर देन एनएम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड विच इज इक्वल टू सी एस। जितनी साइड्स होंगी उतनी मोनोलेयर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होके, और पूरी एंटायर साइड्स है तो पूरी एंटायर लेयर किसकी होगी, मोनोलेयर, फर्स्ट लेयर होगी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 9th इक्वेशन और 10th इक्वेशन। अब सी एस को हम क्या करेंगे, एनएम लिख देंगे, राइट। तो हमने वही करा है, एन इज इक्वल टू क्या करा, एनएम थीटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास 11th इक्वेशन आ गई, इस 11th इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस थीटा 1 की वैल्यू हमने अब भी जस्ट देखी है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 8 में देखी थी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे ना हमें क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा इक्वेशन 8, अभी निकाली थी हमने। तो इस थीटा 1 की वैल्यू को, क्योंकि मैंने आपको कहा हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें सी कांस्टेंट को यूज करना है, तो इसीलिए हम इस थीटा 1 की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे ही हमने इस थीटा 1 की उस आगे वाली इक्वेशन 8 को मैंने यहाँ लिख दिया है समझने के लिए। तो थीटा 1 की वैल्यू मैंने यहाँ डाली, तो आप देखो एनएम थीटा 1 की जगह क्या आ गया, सी एक्स, 1 माइनस एक्स था यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स, और एक और 1 माइनस एक्स था, और ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में 1 प्लस सी माइनस 1 एक्स। तो ये वाला इस इक्वेशन का ये जो 1 माइनस एक्स था ये कैंसिल हो गया, और इधर पे जो स्क्वायर था ना तो 2 रहेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये दोनों कैंसिल होने पे क्या हुआ आपका इक्वेशन, तो उसको ही हमने मेंशन किया है इसीलिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसीलिए हमने इनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो आप देखो आपका ये इक्वेशन आ गया। बस आपका बेट इक्वेशन खत्म होने वाला है। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर देखते हैं भाई, तो ये तो तुम्हारा टोटल एन है और ये मोनो एटम वाला लेयर वाला एन है, ये इसके नीचे आ जाएगा तो एक रेशियो बन जाएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कोई भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स को हम वॉल्यूम के बेस पे यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए एन का मतलब हो गया वॉल्यूम, वी और टोटल वॉल्यूम, और नीचे एनएम का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। तो मैं एन और एनएम की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, वी टोटल और वी मोनो। तो वही चीज मैंने करी है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया एन और एनएम की वैल्यू को, और वी टोटल इज इक्वल टू वी मोनो, सी एक्स वाला इक्वेशन बना लिया। ये हमारा 13th इक्वेशन। नाउ लेट अस सी कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता है कि x की वैल्यू किसके बराबर है, kp के बराबर है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी शुरू में बताया था कि k की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 अपॉन p0 के। तो हम k की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। जब हम k की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू p अपॉन p नॉट आ जाएगा। तो बस आप समझ गए अब आपको क्या करना है कि x की जगह पे आपको क्या करना है, p अपॉन p नॉट को एड अप करना है, ठीक है। सो लेट अस दी v मोनो डॉट c डॉट p नॉट अपॉन p। भाई ये p, ये x की वैल्यू p अपॉन p नॉट थी, एक p ऊपर है गया एक नीचे चला गया,
अब 1 माइनस एक्स की जगह पे हर जगह आप क्या लिख दोगे, p अपॉन पी नॉट। यहाँ पे c है, c तो ऐसे ही रहेगा, और ये वाला x जो था वो क्या हो जाएगा, p अपॉन पी नॉट। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए थोड़ा, v टोटल इज इक्वल टू v मोनो cp। इसको सॉल्व करोगे जब p इंटू 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट, तो आपका ये इक्वेशन आ जाता है p नॉट माइनस p। फिर ये एज इट इज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब इस इक्वेशन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, इस 15th इक्वेशन को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, आप कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट में जो अपन ने डिराइव किया ना, तो मैंने वापस यहाँ लिखा है समझाने के लिए। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है ना वो क्या करने की कोशिश करेगा, वेपर प्रेशर के इक्विलिब्रियम पे बराबर होने की कोशिश करेगा। तो जब ऐसा होगा ना, तो वॉल्यूम अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये ग्राफ देख रहे हो, जो सडन इंक्रीमेंट हुआ है वॉल्यूम में, ये इसको शो कर रहा है जब हम मास एब्सॉर्ब्ड और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि पी तो कोशिश कर रहा है क्या करने की, वेपर प्रेशर के गैस के बराबर होने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और हमारा जो भी ग्राफ है वो आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, ये कर्व ऊपर की तरफ जाए, इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। जो बीईटी ने मतलब बेट इक्वेशन में समझाया गया है कि प्रेशर अगर वेपर प्रेशर की तरफ जाने लगेगा, है ना, स्टैंडर्ड प्रेशर पे जाने लगेगा, वेपर प्रेशर पर, प्योर वेपर प्रेशर पर गैस के, तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ, अब मुझे क्या करना है, अपने इस इक्वेशन को, 15th इक्वेशन जो मैंने आगे निकाला था ना, इसी को मैंने यहाँ लिखा है कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा अपने बेट इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, ठीक। आंसर तो हमारा आ ही गया लगभग। तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड पी नॉट माइनस पी अपॉन पी के, वेपर प्रेशर का जो होता है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो जब मैंने ये करा, तो आप देख सकते हो पी नॉट अपॉन पी वी टोटल इज इक्वल टू वी एम अपॉन सी, 1 प्लस सी माइनस 1 पी अपॉन पी नॉट आ गया। क्यों, क्योंकि ये वाला पी चला गया और पी नॉट माइनस पी चला गया ना, है ना, क्योंकि मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से इधर पे जो पी का टर्म था और पी नॉट माइनस पी था राइट हैंड साइड वाले, वो कैंसल हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन के आई हमारी। अब ये जो इक्वेशन बन के आई है, इसको आप रीअरेंज करके देखिए, ये क्या रीअरेंज करा है इन्होंने, जरा आप बता सकते हो। रिवर्स कर दिया इस इक्वेशन को, है ना, वही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाने की कोशिश करी है इन्होंने। तो आप देख सकते हो रिवर्स किया तो p अपॉन वी, पी माइनस पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ डिवाइड हो गया वीएम मोनोलेयर वाला, और सी भी नीचे है, प्लस ये वाले जो टर्म थे डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले गए, और p अपॉन पी नॉट, तो ये तो पूरी एज इट इज उठ के ऊपर गई है ना, इसलिए ये रिवर्स नहीं होगी, ये एज इट इज रही। तो ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये क्या कहला रही है, दैट इक्वेशन जो आपने शुरू में मैंने लिखी थी, ये वाली, राइट। अच्छा, ये स्लोप में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसके लिए हमें मिलती है। ये आपका बेट इक्वेशन का टॉपिक फिनिश हुआ, ओके। सो लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक tomorrow. Thank you. Just wait for a second.